हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी जिनका होगा बच्चों का MIL हिंदी, और आपको पता है कि उसमें 70 नंबर का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और जिसमें आपको यह भी पता होगा कि उसमें 70 नंबर में आपके ऑब्जेक्टिव भी आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो उसी ऑब्जेक्टिव का आज एक तरह से सेशन हम लोग कर रहे हैं। और इसमें आपका एक दो क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है ये। और ये वीडियो लंबा होने वाला है। अगर आपके पास समय है तो बैठ के देख लीजिए, अन्यथा आप क्यों मतलब आप बाद में भी देख लीजिएगा, अभी छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा समय इसमें देना होगा, पेशेंस रखना होगा। 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है और इसको पूरा कर लीजिएगा तो ये निश्चिंत हो जाइए, आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं पढ़ने की ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ये हो गया 50 और इससे भी पहले हमने 50 करा दिया है। तो यानी 100 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये मोटा मोटी अनुमान हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह आएगा और क्वेश्चन आप कैसे कर पाइएगा। तो चलिए उन चीज़ों को देखते हैं और उनको करने का प्रयास करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आज, कम बातों में ही आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो खुद ही लंबा होने वाला है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, इसको पढ़िए और इसको समझिए। कह रहा है 1 नंबर में, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान किस माध्यम से करता है। तो देखिए, मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है, आप जानते हैं। तो वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है किसी के सामने और किसी को। तो वो आखिर माध्यम क्या होता है, यानी कि उसका तरीका क्या होता है, यही चीज़ पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है भाषा के माध्यम से, ऑप्शन बी है संकेत के माध्यम से, ऑप्शन सी है स्पर्श के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो इसमें आपको एक सही चुनना है कि भाषा के माध्यम से विचार का मनुष्य आदान प्रदान करता है। तो देखिए, जब आप किसी से बात उत करते होंगे तो उसमें अपने विचार को रखते होंगे और सामने वाला अपना विचार रखता होगा। तो यह क्या होता है, बात करने के दौर में तो ये भाषा का प्रयोग भी करते होंगे। तो भाषा के माध्यम से तो होगा, ये तो सही हो गया। संकेत यानी कि आप हो सकता है कि मतलब किसी को हाथ हिला के आप इशारा कर दिए, वह भी हो सकता है। फिर किसी को आंख मार के इशारा करते हैं, तो यह भी क्या है, इससे भी अपने विचार को आप प्रकट कर रहे हैं, तो यह भी होगा। ऑप्शन सी है स्पर्श, यानी किसी को छू कर, तो यह भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य जो है किसके माध्यम से अपने विचार का आदान प्रदान करता है, यानी इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, भाषा के प्रमुख पक्ष कौन कौन से होते हैं। नंबर ए है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन डी है सी है सर्वव्यापक, ऑप्शन डी है सभी। यानी देखिए, भाषा के प्रमुख पक्ष यानी उसके कौन कौन से तत्व हैं भाषा के। तो इसमें आपको सही चुनना था, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी सामाजिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सर्वव्यापक भी होता है, यानी सभी। यानी कि ऑप्शन डी आपको सही करना है यहाँ पे। अगला प्रश्न है आपके सामने, तीसरा नंबर, भाषा क्या है। भाषा मतलब इसका अर्जन कैसे हम लोग करते हैं, तो इसी चीज़ को देखना है। ये पैतृक संपत्ति है भाषा, या फिर अर्जित संपत्ति है, या फिर ऑप्शन सी आपके सामने है ए और बी, यानी कि पैतृक और अर्जित दोनों, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम लोग भाषा कोई भी भाषा की बात करते हैं और भाषा को सीखते हैं, तो हम लोग जानते हैं उसको अर्जित करते हैं, यानी कि सीखने का काम करते हैं। ये हमको पैतृक नहीं मिलता है, यानी कि आपके दादा महाराजा के मतलब माफ़ कीजिएगा, आपके दादा पिता के पास कोई संपत्ति होगा, वो भले आपको मिल सकता है। लेकिन आप कभी सोचिए कि आपके दादा के को अगर इंग्लिश आता होगा तो हो सकता है आपको इंग्लिश नहीं आए। आपके दादा या पिताजी को हिंदी आता होगा, संस्कृत आता होगा, तो आपको संस्कृत बोलना नहीं आता होगा। तो ये क्या है, एक तरफ से अर्जित की जाने वाली, यानी इसको सीखने वाला हम लोग कह सकते हैं प्रोसेस है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी जो होता है, हिंदी के अर्थ में कौन कौन से नाम प्रचलित हैं, यानी कि हिंदी को और अन्य नाम से क्या जाना जाता है, यानी हिंदी का और कौन कौन नाम है उसको देखिए। ए नंबर है हिंदुई है, ऑप्शन बी है हिंदवी है, ऑप्शन सी है हिंदुस्तानी है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, हिंदी को हिंदवी, हिंदुई, हिंदुस्तानी, इनमें से सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है कहा जाता है। यानी सभी नाम इसके हैं, किसके, हिंदी के। तो ये ध्यान में रखना है। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है।
उसको देख लीजिए। देखिए एक चीज़ और बता दें बच्चों कि हम जो आज ये लेक्चर हिंदी का दे रहे हैं आपको ना, हर दिन आपको अब 2 लेक्चर हर दिन हर एक अलग अलग टॉपिक का होगा, हर एक दिन अलग अलग विषय का होगा और 50 क्वेश्चन कम से कम, यानी कि वीडियो अब बड़ी होने वाली है और आपके लिए होने वाली है, इसलिए कि आपका तैयारी अंतिम समय में होगा। तो आप इसको पूरा से बढ़िया से कर लें ताकि आपको सब चीज़ एकदम क्लियर हो। तो आप इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको हर दिन ये दिवाली धमाका हम दे रहे हैं एक तरह से कि दिवाली का गिफ्ट आपके लिए है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए और लीजिए इसका लाभ। तो चलिए अगले प्रश्न को आप देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? यानी वैदिक संस्कृत जो होता है ना बच्चों, उसमें कितनी ध्वनि है वो चीज़ पूछ रहा है। हमने ध्वनि आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि 2 बताए थे ना, तो उसी में ये पूछ रहा है। अब दोनों के देखिए ये तीनों जो है ना, इससे संबंधित आपको प्रश्न भी याद रख लेना है और इसके आंसर भी याद रख लेना है, इसलिए कि आपसे इससे एक सवाल बनने का हो सकता है कि आपसे बने, तो इसलिए इसका तैयारी आप इतने ढंग से कर लीजिए कि आपको ये याद हो। तो देखिए वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियाँ हैं? तो इसके ऑप्शन है 48 ए, ऑप्शन बी है 49, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 52। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है ऑप्शन डी है, यानी कि 52 ध्वनियाँ हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क ख ग घ अंग अ आ हर्षेय द्र, ये सब जो है ना ये ध्वनि है। तो हम इसको ध्वनि वाले जो चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहाँ इसका डिस्कस किए थे, तो अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा। तो अब देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वैदिक संस्कृत में कितने स्वर हैं? तो हम बताएं ना कि ध्वनि 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की संख्या कितनी है और व्यंजन की संख्या कितनी है, ये दोनों याद रखना होगा आपको। तो देखिए ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 15। तो इसमें देखिए जो स्वर ध्वनि होता है ना उसकी संख्या 13 है। कितनी है? 13। उसके बाद आ जाइए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत में कितने व्यंजन हैं? यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों ही। तो व्यंजन की संख्या कितनी है? तो व्यंजन के लिए ऑप्शन है 36, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 40। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 7 नंबर क्वेश्चन का? तो ये होगा 39, यानी कि 39 क्या है? व्यंजन। अब देखिए अभी जोड़िए, ये 39 और 13 ये दोनों को जोड़ लीजिए तो ये 52 हो जाएगा। ये कितना होगा? 52। तो यही 52 क्या है? ये देखिए ये तीनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही से होगा कि आपको याद रखना है वैदिक संस्कृत में यानी ध्वनि का जो है वो कितनी संख्या है? तो 52। उसमें आपको स्वर का कितना? 13 और व्यंजन का 39। इन दोनों को स्वर और व्यंजन को जोड़िएगा तो 52 आ जाता है। तो यही दोनों को मिला के क्या कहते हैं? ध्वनि बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना, इसको इसी तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। अब चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लें। कहता है कि कबीर का जन्म कब हुआ था? यानी कबीर जो आप पढ़िएगा इनकी रचना है, सबद है, रमेनी है, ये सभी इनकी साखी है, ये इनकी रचना है। जो कि आप कविता वाले खंडों को जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कबीर पढ़ना होता है। तो चूँकि ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका, तो इसलिए हमने इसको रखा है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है ए नंबर ऑप्शन आपके पास है 1455, ऑप्शन बी है 1456, ऑप्शन सी है 1457, ऑप्शन डी है 1460। तो आपको सही उत्तर ढूंढना है बच्चों। तो 1456 इसका सही उत्तर है। तो इसको याद रख लीजिए कि 1456 जो है इनका जन्म हुआ था। किनका? तो कबीर का। तो ये ध्यान में आपको रखने हैं। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखते हैं। कबीर का जो जन्म स्थान कहाँ था? यानी कि कबीर जो है उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन आपके पास है ए नंबर काशी है, ऑप्शन बी में आपका है मगहर है, ऑप्शन सी है बलहारा, ऑप्शन डी है लहर तारा। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका सही क से कबीर, क से काशी, ऐसे जोड़िए और यही हो गया इसका सही उत्तर। यानी क से कबीर, क से काशी, इनका सही उत्तर हो गया। काशी के जगह पे कभी कभी होता क्या है कि आपसे वाराणसी दे देगा, तो वाराणसी भी सही कर लीजिएगा। ये ध्यान रखिएगा, काशी को ही वाराणसी बोला जाता है अभी। तो इस चीज़ को ध्यान में आपको रखने हैं। क से काशी, क से कबीर, ऐसे करके याद रखेंगे तो इसके वर्ड से ही आपको पकड़ में आ जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 10वां नंबर कह रहा है प्रश्न कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुल्हा, यानी तुम ब्राह्मण मैं काशी का जुल्हा
किसने अपने संबंध में कहा है? तो इससे तो आप सीधे जान जाइएगा काशी के कौन थे, तो कबीर थे। तो कबीर का ही है ये स्टेटमेंट कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो कबीर का। इसमें ऑप्शन ऐसे रहीम था, बिहारी है, फिर सूरदास है, लेकिन आपको सही करके आना है कबीर। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जाएगा, चूँकि आपसे प्रश्न जब भी बनेंगे वो केवल ऊपर ऊपर का नहीं बनेगा, जो आपको लग रहा होगा कि ओह ये तो हमको आता है यही बनेगा, ये नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि थोड़ा टफ भी बनता है, तो इसलिए आपको टफ भी तैयारी करना होगा, उसको नहीं छोड़ना होगा, ठीक है। और आप इस मैराथन को कर लीजिएगा ना, तो आप निश्चिंत रहिए, सवाल आपसे यहाँ पे बहुत से सवाल वहाँ पे आपके फंसने वाले हैं। और इससे संबंधित 10 वीडियो तो पहले ही हमने कराया है MIL हिंदी का, उसको पूरा देख लीजिए। यकीन मानिए आपका कहीं से भी रुकने वाला नहीं है, बढ़िया नंबर लेके आइएगा आप। तरीका बता देंगे लेखन का, बाकी सारी चीज़ें हम करा दिए हैं, और उस तरीके को भी बहुत जल्द बता देंगे कि लिखना कैसे है, क्या करना है, नहीं करना है। तो वो चीज़ जान जाइएगा तो आपका उत्तर और भी परफेक्ट हो जाएगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कबीर का व्यवसाय क्या था? यानी कबीर जो है किस व्यवसाय से जुड़े हुए थे? यानी व्यवसाय का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे आपके पिता अगर खेती करते होंगे तो वो क्या करते हैं? कृषक हैं। किसी के पिता डॉक्टर होंगे तो उनका व्यवसाय क्या है? डॉक्टर है। तो कबीर का आखिर व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है कपड़ा बनाना, यानी बुनने वाला, कपड़ा बुनने वाला, या फिर देखिए खेती करने वाला, या फिर गाय पालन करना, या मछली पकड़ना। तो कबीर जो है ना ये जुलाहा जाति के थे और काशी के रहने वाले थे, और ये कपड़ा बुनने का कार्य करते थे, यानी कि कपड़ा को बुनते थे। तो ये ध्यान में आपको रखने हैं, सही उत्तर यही है इसका। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन करा है, कबीरदास किसके शिष्य थे? यानी इनके जो गुरु थे वो कौन थे कबीरदास के? तो देखिए ऑप्शन ए है शेख तकी, ऑप्शन बी है पीताम्बर पीर के, ऑप्शन सी है आपके रामानंद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यानी कि कह रहा है कि कबीरदास के जो है गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रामानंद, यानी रामानंद के ये चेला थे, यानी कि शिष्य थे। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगले प्रश्न को, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी ये बोल रहे हैं कि जात पात मत पूछिए, जो ईश्वर का भजन करता है ना वो ईश्वर का हो जाता है। ये इनके स्टेटमेंट का मतलब है। तो ये बोल रहे हैं कि जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि के होई। ठीक है, तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये ऑप्शन ए है कबीरदास का, ऑप्शन बी है सूरदास का, ऑप्शन सी है तुलसीदास का, ऑप्शन डी है रहीम का। तो ये सही उत्तर होगा कबीरदास का। ये कबीरदास का स्टेटमेंट है कि जात पात आप किसी से मत पूछिए, अगर आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं या हरि की प्रार्थना करते हैं तो आप हरि के हो जाएंगे। ये इन्हीं का स्टेटमेंट था, तो ये याद रखना आपको। अब चलिए अगले प्रश्न को देखिए, पद्मावत एक जो है ये किसकी रचना है? आपको एक चीज़ बताते हैं, पद्मावत जो है ना ये एक फिल्म थी जो कि आप देखिएगा संजय लीला भंसाली की थी पद्मावत। तो उसमें आप देखिएगा बहुत चीज़ें बताया गया है, बट उसमें कहानियाँ कुछ सही है तो कुछ गलत भी है, काल्पनिक भी है, चूँकि रोचक बनाने के लिए। तो यही बोल रहा है कि इसके बारे में कहानी अभी तुरंत बता देंगे थोड़ा देर में, क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है ना, तो उसको करते हैं, उसके बाद हम आपको इसका कहानी शॉर्टली बता देंगे, तो आप समझ जाइएगा। तो ये बोल रहा है कि पद्मावत के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन ए है आपके पास चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी है अमीर खुसरो, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी का ये रचना था पद्मावत। ठीक है, और ये कब लिखा गया था? तो ये मिडाइवल पीरियड में लिखा गया था, यानी कि मध्यकाल में। तो यह भी ध्यान में रखना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कबीर के अनुसार किसका भजन ध्यान करना चाहिए? यानी किसका भजन करना चाहिए, राम का या अल्लाह का या कृष्ण का या परम तत्व का? ये कबीर बोलते हैं कि भाई देखिए आप किसका भजन करिएगा, यही चीज़ पूछ रहा है कि कबीर के हिसाब से किसका भजन इंसान को करना चाहिए। तो इसमें आपके पास है राम का, अल्लाह का, कृष्ण का, परम तत्व का। तो कबीर ना तो राम का बोलते हैं, ना ही अल्लाह का बोलते हैं, ना ही कृष्ण का बोलते हैं, वो बोलते हैं परम तत्व का भजन करना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब आ जाइए 10वें नंबर में कि पद्मावत का नायक कौन था? यानी पद्मावत के हीरो, एक तरह से नायक को हम लोग क्या बोलते हैं, हीरो बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है रत्नसेन, ऑप्शन बी है बादल, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन, ऑप्शन डी है देवपाल। तो आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ए नंबर रत्नसेन। रत्नसेन जो है पद्मावत का नायक था। अभी तुरंत कहानी समझ में आएगा, थोड़ा सा और 2 क्वेश्चन देख लीजिए इसी से रिलेटेड। 17 नंबर क्वेश्चन है, पद्मावत की नायिका कौन थी? यानी कि उसकी हीरोइन। यानी पद्मावत का नायक तो हो गया रत्नसेन, लेकिन इसकी नायिका कौन थी, हीरोइन कौन थी, जिस पे बेस्ड ये कहानी है, यानी कि जिस पे आधारित यह कहानी है, तो वह कौन थी? तो ऑप्शन ए है नागमती, ऑप्शन बी है
पद्मिनी, ऑप्शन सी है पद्मावती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका उत्तर होगा सी नंबर, यानी पद्मावती जो है इसकी नागनी, मतलब ये जो इसकी नायिका थी पद्मावती। तो ये ध्यान में रखिए। और ये पद्मावत इसीलिए नाम रख पड़ा ना, यही पद्मावती के नाम पर पद्मावत इस कहानी का, यानी कि इस जो टेक्स्ट को लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, उनकी पुस्तक, उसका नाम पड़ा था। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसी की चर्चा है, इसी का कहानी है। अब थोड़ा सा एक और प्रश्न को देखिए, इसमें है कि रत्न सेन कहाँ का राजा था, यानी जो रत्न सेन था ये पद्मावत में जो नायक है वो कहाँ का राजा था। तो ऑप्शन है आपके पास कन्नौज का, ऑप्शन बी है सिंहल द्वीप का, तो ऑप्शन डी है लक्षद्वीप का, सी नंबर ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ का। तो इसका सही उत्तर जो होगा चित्तौड़गढ़ का वो राजा था। कहाँ का, तो चित्तौड़गढ़ का राजा था। तो ये ध्यान में रखिएगा, कौन, रत्न सेन। अब इसके कहानी को हम बताएंगे। देखिए पद्मावत की कथा कितने खंडों में विभाजित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पद्मावत की जो कथा है वो कितने खंड में विभाजित है। तो ये सही आपको ध्यान में रख के देखना है। तो इसका ए नंबर है 50, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 58, ऑप्शन डी है 60। तो इसका सही उत्तर होगा 58। ये 58 खंड में विभाजित है। कितना, तो 58 खंड में। तो इसको ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, पद्मावत की रचना किसके काल में हुई, यानी कि ये जो लिखी गई है ये कौन से काल में लिखी गई है। पद्मावत जो टेक्स्ट है यानी कि जो रचना है ये कौन से काल में लिखी गई है, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए ये जो लिखा गया है ना, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन ऑप्शन सुन लीजिए अभी, आदि काल में, उसके बाद रीति काल में, ऑप्शन बी सी है भक्ति काल में, ऑप्शन डी है आधुनिक काल में। तो ये कब लिखा गया था, तो पद्मावत जो टेक्स्ट है बच्चों वो भक्ति काल में लिखा गया। तो ये जब आप देखिए मध्यकाल में जो भक्ति काल शुरू होता है ना, उसी समय इसको लिखा गया था। अब इसके कहानी को थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि आपको आनंद भी आ जाएगा और थोड़ा मतलब इसके बारे में आप जान भी जाइएगा। तो देखिए पद्मावत जो कहानी है ना, मलिक मोहम्मद जैसी की ये जो रचना है पद्मावत, इसमें क्या होता है, एक राजा है चित्तौड़गढ़ का रत्न सेन, ठीक है, उसी की पत्नी का नाम रहता है कौन, पद्मावती, ठीक है। तो होता है क्या कि उस समय जो भारत में शासन चल रहा है सल्तनत काल होता है, ठीक। और अलाउद्दीन यहाँ पे शासन कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी। तो वो जो शासन कर रहा होता है ना, तो ये इसको जानकारी मिलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि चित्तौड़गढ़ पे हमारा शासन नहीं हुआ है, हम अधिकार नहीं कर पाए हैं, तो चलिए पहले चित्तौड़गढ़ पे अधिकार करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी उठ के अपने सेना के साथ चल जाता है वहाँ पे। अब जब जाता है वहाँ पे अधिकार करने ना, तब उसको पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ का जो राजा है जिसका नाम है रत्न सेन, उसकी पत्नी बड़ी खूबसूरत है। तब उसका मन होता है कि चलो अब तो इसको जीत के जाएंगे। अलाउद्दीन यही दिमाग लगाता है कि अब इसको जैसे भी हो इसको जीत लेंगे, यानी कि रत्न सेन को हराना है। तो रत्न सेन के साथ वह युद्ध करता है। तो रत्न सेन इस युद्ध में हार जाता है, समझे, और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वीर गति को प्राप्त कर जाता है कौन, रत्न सेन। तो अलाउद्दीन अब क्या चाहता है कि उसकी पत्नी को जो है पद्मावती जो है उसको उठा के वो अपने साथ ले जाए और उसके साथ मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित करे। लेकिन यही जो पद्मावती है ना, ये जब देखती है कि उसके पति का डेथ हो गया यानी देहांत हो गया, तो वो क्या करती है, वो खुद ही जोहर कर लेती है। जोहर का मतलब ये होता है ना बच्चों, जलती हुई आग में महिला जो कूद जाती थी ना पहले, यानी खुद को जला लेती थी। यानी देखिए बहुत सा आग जल रहा है, उसी में महिला चल जाती थी और स्वेच्छा से जल जाती थी। और ये राजपूत महिलाएं ज़्यादा करती थी, क्यों, तो अपने आन बान सम्मान को बचाने के लिए। तो ये ध्यान में रखना है। तो पद्मिनी जो है यानी पद्मावती जो है, उसने अपना जोहर कर लिया था, किससे बचने के लिए, अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए, ताकि वो नहीं चाहती थी कोई दूसरा शासक उसके साथ संबंध बनाए या उसको उठा के ले जाए। इससे बचने के लिए उसने अपना मतलब जोहर कर लिया। तो ये पूरा कहानी है इसका, ठीक है। इसको पढ़ा देंगे बहुत जल्द, 1-2 दिन के अंदर आपका जो है ना हिंदी का जो भी बचा टॉपिक है मैराथन में ख़त्म। एक मैराथन और हिंदी का बनेगा, पूरा का पूरा सब्जेक्टिव ख़त्म, ऑब्जेक्टिव आज ख़त्म। इस तरह से आपका हर एक सब्जेक्ट का इसी तरह हम करा देंगे। 10 दिन हमारे पास है और 10 दिन में आपकी पूरी तैयारी ख़त्म। ये देख लीजिएगा, चूँकि आपके लिए हमने पूरा ये जो प्लान है मेरा वो बहुत अच्छे से तैयार है। आप दीपावली और छठ मना लीजिएगा बाद में भी, लेकिन अभी आप जो है पढ़ाई अपना ध्यान से करिएगा। और इसको आप मतलब रेगुलर आपके लिए वीडियो हम डेली डाल देंगे, चाहे वो दीपावली हो या छठ हो, कोई भी दिन आपका रुकेगा नहीं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरत है कि आप हमारे वीडियो को डेली देखिएगा और हमको भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि हम वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें आपके लिए। चलिए अगले चीज़ों को देखते हैं। पद्मावत जो है ये ग्रंथ, उसकी रचना किस भाषा में हुई है। तो ऑप्शन ए है अवधी में, ऑप्शन बी है खड़ी बोली में, ऑप्शन सी है मगधी में, ऑप्शन
डी है सोरसेनी में। तो इसका सही उत्तर जो होता है ना, उसका सही उत्तर होगा कौन, अवधी। अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। किसको, पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा गया है। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि रामचरितमानस के कवि कौन है, यानी कि लेखक कौन है। आपसे पूछा जाएगा कि रामचरितमानस जो है उसके लेखक कौन है। तो अब पहले ये जानिए कि रामचरितमानस में आखिर चर्चा क्या है। तो इसमें आप जानते हैं रामायण वाला जो पार्ट है ना, उसी से संबंधित चीज़ें हैं, यानी कि राम के बारे में, सीता के बारे में, लक्ष्मण के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में, सुंदरकांड, ये सभी चीज़ें इसमें है। ठीक है, रामचरितमानस में। और इसके लेखक कौन है अब पूछा जा रहा है। तो अब देखिए रामायण के लेखक पूछेंगे तो वाल्मीकि हो जाएंगे। तो ये एकदम कंसेप्ट बिठा लीजिए कि रामायण वाल्मीकि और रामचरितमानस। तो इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है भगवत राम खींची, ऑप्शन सी है महाराज विश्वनाथ सिंह और ऑप्शन डी है नवल सिंह। तो इसमें आपको हम फिर से बता रहे हैं, देखिए रामचरितमानस आपसे पूछे तो तुलसीदास आपको करना है सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तुलसीदास। तो ये ध्यान रखिएगा कि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस का और रामायण वाल्मीकि के द्वारा। तो ये ध्यान रखने हैं आपको। अब एक और चीज़ बता दें आपको, महाभारत के लेखक कौन थे, इसको कमेंट में आप करके बता सकते हो तो बता दीजिएगा, अन्यथा अगर नहीं आता होगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर जानते होंगे कि महाभारत के लेखक कौन है तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइए। देखिए अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प वाटिका का प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड से आया है। पुष्प वाटिका का जो प्रसंग है वो रामचरितमानस में चर्चित है। ठीक है, तो वो किस कांड में है। तो इसके कई कांड हैं, तो उसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हिंदी के छात्र हैं ना, आपको कोई धर्म तो पढ़ना नहीं है, आपको कोई संस्कृत तो पढ़ना नहीं है, तो इसलिए आपको उतना याद रखना भी नहीं है। जितनी बातें ज़रूरी है उसी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसके कई कांड हैं, तो उसमें एक कांड है बालकांड, उसका अयोध्या कांड, सुंदरकांड, आरण्य कांड। तो इसमें आपसे पूछ रहा है पुष्प वाटिका जो प्रसंग है वो किस कांड में आया है रामचरितमानस के। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना वो बालकांड, यानी कि बालकांड में ही पुष्प वाटिका का प्रसंग आया हुआ है। तो ये ध्यान आपको रखना। देखिए 2-3 बार हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप सुनते सुनते ही याद कर लीजिए। आप जब तक चीज़ों को लगातार नहीं सुनिएगा तो आपसे याद होने वाला भी नहीं है, ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 24 नंबर जो है क्वेश्चन वो बोल रहा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, यानी कि इसकी भाषा क्या है रामचरितमानस की। जैसे आप अभी जो पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है, जो हम बोल रहे हैं, ये है हिंदी भाषा। लेकिन कुछ इंग्लिश भाषा भी आप जानते होंगे, इंग्लिश भाषा को भी पढ़ना है, संस्कृत भाषा को भी आप जानते हो, भोजपुरी है, मगधी है, ये सब भाषाएं हैं। तो यही पूछ रहा है कि रामचरितमानस जो लिखा गया वो कौन सा भाषा था जिसमें लिखा गया। तो ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी है मगधी भाषा, ऑप्शन सी है मगही भाषा, ऑप्शन डी है क्या, अवधी भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा अवधी भाषा, यानी रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया था। ये याद कर लेना है आपको। अब देखिए अगले प्रश्न को देखिए कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, यानी जो रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास, वो किस काल के कवि थे। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है वीरगाथा काल, ऑप्शन डी है रीतिकाल। तो जो याद करना है आपको, ये 3 ऑप्शन को भूल जाइए, एक ही ऑप्शन याद करना है जो कि तुलसीदास से संबंधित है, वो भक्ति काल। यानी कि ये मुगल काल से पहले जो भक्ति काल भारत में चलता है ना, उसी दौर में लगभग, तो उसी दौर के ये लेखक हैं कौन, तो तुलसीदास। तो ये याद रखना है आपको, यानी ये मध्यकालीन लोग हैं तो भक्ति काल के। तो ये ध्यान में आपको रखने हैं। अब आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन है, ये जानकी मंगल किसकी रचना है, यानी जानकी मंगल एक किताब है, वो किसकी रचना है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना बच्चों, ए नंबर होगा तुलसीदास। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस ही खाली नहीं है, जानकी मंडल भी है और एक और रचना भी बताएंगे जो कि उन्हीं की है। तो कौन है तो वो याद रखिएगा, अभी बता देते, रुकिए। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो विनय पत्रिका के लेखक कौन है, यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी है विद्यापति, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन डी है चिंतामणि। तो देखिए ऑप्शन इसको देखिएगा तो इसमें आपको सीधा समझ में आएगा कि ये तुलसीदास की रचना है। क्यों, तो भाई देखिए हम पहले भी बोले कि अभी आपको एक बताएंगे तो यहीं से आपका दिमाग लगा लेते कि ये तुलसीदास की बात है। तो ये देखिए अब तुलसीदास से संबंधित देख लीजिए कि कितना टेक्स्ट इनका था, यानी कौन कौन सी रचना इनके द्वारा की गई थी। तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका हो गया एक, दूसरा है तुलसीदास के द्वारा जानकी मंडल जो है, मंगल माफ़ कीजिएगा, और तीसरा है रामचरितमानस। ये 3 रचना किसकी है, तो तुलसीदास की है। और तीनों का नाम याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये 3 आपके ऑप्शन रहेंगे और बोलेगा कि ये किसकी रचना है।
आपको आएगा तो बना पाइएगा, नहीं आएगा तो आप गलत करके आइएगा। तो इसलिए आप तीनों को याद कर लीजिए और ये तुलसीदास की रचना है, ये याद रखिएगा। चूँकि देखिए आपसे प्रश्न इसलिए भी पूछा जाएगा ना, चूँकि आपके सिलेबस में ये मेंशन है कि आपको जो लेखक है उनके परिचय को पढ़ना है, उनके टेक्स्ट को पढ़ना है, तो इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अनामिका किसकी रचना है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी है सूर्यकांत त्रिपाठी जिसको निराला भी बोलते हैं वो, और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका अनामिका के लेखक कौन है यही आपसे पूछ रहा है, तो इसका सही होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इसको पूरा याद कर लीजिए कि अनामिका के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और ये कई एक बार भी आई क्वेश्चन, इसको मार लीजिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपसे पहले जो बच्चे थे ना उनको पूछा गया है, हम देखे हैं, तो इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन है, सरोज स्मृति किसकी काव्य कृति है। यानी एक जो है स्मृति लिखी गई है, तो वो कौन लिखा था, सरोज स्मृति जिसका नाम है, वो उसके लेखक कौन है यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए है पंत की रचना है, ऑप्शन बी है निराला की, ऑप्शन सी है किसका, तो प्रसाद की, ऑप्शन डी है दिनकर की। तो आपको सही उत्तर इसमें चुनना था, और इसका सही उत्तर आप अगर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर करिए, और नहीं जानते हैं तो आप ऑप्शन देखिए कि क्या होगा। तो ऑप्शन इसका जो है ना बी नंबर ऑप्शन है, निराला की है। किसकी है, तो निराला की, सरोज कृत स्मृति निराला की रचना है, तो ये ध्यान रखनी है आपको। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। यानी रामचंद्र शुक्ल जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए ये सभी जितने हम पढ़ा रहे हैं ये आपके सिलेबस में मेंशन है, इसीलिए आपको हो सकता है कि भारी लग रहा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम भी जानते हैं, हम भी जब पढ़ रहे थे शुरुआत करते तो भारी लगता है, लेकिन आप बराबर अगर देखेंगे उसको बनाएंगे तो आपको आसान भी लगने लगेगा यही चीज़। तो एक दो बार इसको ज़रूर पॉज करके देख लीजिएगा पूरे वीडियो को, तो आपको पूरा का पूरा आसान लगेगा, और आपको लगेगा कि ये चीज़ जानना चाहिए था जो हम नहीं जानते थे पहले, अब जान गए। ठीक है, तो इनका जो घर है यानी कि जन्म स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन है अगोना, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है सिमरिया, ऑप्शन डी है भगोना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना ए नंबर ऑप्शन इसका है अगोना, माफ़ कीजिएगा, अगोना जो है इसका सही उत्तर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए नाम से ही इसको देखिए, कबीर का हम बताए काशी, कौ से कबीर, कौ से काशी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अ से आचार्य, अ से अगोना, ऐसे जोड़ लीजिएगा, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके मतलब अगले वर्ड से ही इसको जोड़ लेंगे ना तो आप सही कर जाइएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है आपको, निराला का सरोज कौन सा मतलब निराला जो थे उनका सरोज से क्या संबंध था। तो आप बोलिएगा निराला कौन आ गए सर अब, तो निराला भाई वही हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमने बताया था। अभी देखिए यहाँ इनका पूरा नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनका जो है सरोज के साथ क्या संबंध था, तो यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए है सहपाठिनी का, ऑप्शन बी है पत्नी का, ऑप्शन सी है पुत्री का, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है ना वो पुत्री, यानी सरोज जो थी वो निराला की पुत्री थी। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका सही है, इसको आप ध्यान से रखेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए, सरोज की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हो गई थी। यानी सरोज जो थी ना वो बहुत कम उम्र में ही मर गई थी, तो वो कितने उम्र में मरी थी यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 19 वर्ष, ऑप्शन सी है 22 वर्ष, ऑप्शन डी है 36 वर्ष। तो ये सरोज की मृत्यु जो हुई थी वो कब हुई थी, तो वो 19 वर्ष की उम्र में हुई थी। कब, तो 19 वर्ष की उम्र में। तो ये याद रखिएगा कि कब हुई थी उसकी मृत्यु। अब आ जाइए हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके कौन लेखक हैं। ये पुस्तक का नाम है कि हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इस पुस्तक का लेखक कौन है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन है दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जिनको बोलते हैं, प्रेमचंद, ऑप्शन सी है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आप इसका उत्तर जब करिएगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन सी। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए, चिंतामणि क्या है। ये बोल रहा है कि चिंतामणि आखिर है क्या। तो ऑप्शन है आपके पास कविता संग्रह, ऑप्शन बी है निबंध संग्रह, ऑप्शन सी है अनुवाद, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही चुनना है इसमें कि चिंतामणि आखिर क्या है। तो ये एक निबंध संग्रह है। क्या है, तो निबंध संग्रह है। तो इसको सही आप बी नंबर इसका कर लीजिए कि यही होगा। उसके बाद देखिए
35 नंबर क्वेश्चन है कि भय जो है ये एक कविता है या शीर्षक निबंध है, इसके लेखक कौन है, यानी निबंधकार कौन है, भय के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है दिनकर, ऑप्शन बी है प्रेमचंद, ऑप्शन सी है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपको सही उत्तर है इसमें भी आपको चूज करने हैं कि आखिर कौन होगा। तो देखिए भय जो कहानी है ना, इसके लेखक जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये आप इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि इसके लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यह भी 34 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप, ध्यान में रखिएगा आप। चलिए अगले प्रश्न को देखिए अब। सदाचार का ताबीज किसकी रचना है, यानी कौन इसके लेखक हैं, सदाचार के ताबीज के लेखक कौन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस ग्रंथ के लेखक जो है ना, उसका ऑप्शन को देखिए, इसमें है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी है प्रेमचंद, ऑप्शन डी है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपको हम पढ़ाए थे सदाचार का ताबीज जो है ये एक व्यंग, मतलब एक तरह से आप देखिएगा ये उस खोखली व्यवस्था के बारे में बताती है जो कि बोलती है कि भाई देखिए जो आप मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं वो नहीं है। इसमें ज़रूरी ये है कि जो चीज़ें सही है उसको स्वीकार करना चाहिए, कमेटी की बातों के आधार पर हमें निर्णय लेना चाहिए। तो ये इसमें चर्चा है जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। लेकिन इसका सही उत्तर यानी लेखक इस ग्रंथ का कौन है, तो हरिशंकर परसाई हैं, ऑप्शन ए आपका सही होगा, तो इसको करिएगा। फिर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा कविता के कवि कौन है, यानी कि लेखक कौन है, भारत दुर्दशा जो कविता है उसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन बी है जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी जिसको बोलते हैं, ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा और हमने बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र, बहुत से भारत बहुत से भारतेंदु। तो ये यानी देखिए दोनों ही शब्द में भारतेंदु, अब जब तोड़िएगा इसको भारतेंदु में भी भारत आएगा, भारतेंदु। तो इसमें देखिए भारत आता है कि नहीं, पढ़िए तो और उसी तरह भारत दुर्दशा। तो आपके जो कविता में है ना भारत दुर्दशा और भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसमें आप एकदम डायरेक्ट मार दीजिएगा किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ये ऑप्शन एकदम सही आप करके आइएगा, इसी तरह ट्रिक से दिमाग में रखिएगा इसको। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लें हम लोग। वीर गति पाना। अब देखिए यहाँ पे मुहावरे कुछ हैं, कुछ लोकोक्तियाँ हैं, तो उनको अब देखते हैं हम लोग, आसानी से इसको समझिए। चूँकि देखिए हर एक आपके पास प्रश्न अगर केवल और केवल हार्ड ही दे दिया जाएगा, यानी कि जो टफ है वही दे देंगे, तो आप भी बोर हो जाइएगा कि अब तो हमको आता ही नहीं है। लेकिन जब कुछ आसान प्रश्न भी आप देखेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट मतलब आपका भी बना रहेगा। तो चलिए अब 10-12 क्वेश्चन वहाँ पे देख ले, उन चीज़ों को देखते हैं। वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है वीर पाना, ऑप्शन बी है वीर बनना, ऑप्शन सी है वीरों के रास्ते चलना, ऑप्शन डी है युद्ध गति में यानी युद्ध भूमि में मर जाना। तो इसका सही उत्तर जो होगा ना डी ऑप्शन होगा, यानी युद्ध भूमि में मर जाना यानी वीर गति पाना। यानी कोई व्यक्ति देखिएगा कोई युद्ध होता है, जो हमारे यहाँ भी कोई सेना वीर हो जाते हैं यानी शहीद हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो उसी तरह जो इंसान युद्ध में शहीद हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, युद्ध गति में मारा जाना। ठीक है, उसका अर्थ ये होता है। उसके बाद आ जाइए 39 क्वेश्चन है, सर पर भूत सवार होना का सही अर्थ क्या होगा। यानी ये मुहावरा जो है सर पर भूत सवार होना, तो इसका क्या होगा। ऑप्शन ए है धुन सवार होना, ऑप्शन बी है रोग होना, ऑप्शन सी है पागल होना, ऑप्शन डी है पीछे पड़ जाना। तो इसका सही उत्तर हम देखिए, आप खुद ही देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि धुन सवार होना, यानी कि किसी के सर पे धुन सवार है तो उसी को बोला जाता है सर पर भूत सवार होना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब आ जाइए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं हम लोग। 40 नंबर कहता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये एक मतलब कहावत है, तो इसका अर्थ क्या होगा यही पूछ रहा है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहावत का सही अर्थ क्या है। ये आपसे क्वेश्चन है और इसके सही उत्तर को आपको चुनने हैं। तो ऑप्शन आपके पास है गधा बनना, ऑप्शन बी है धीरे धीरे चलना, ऑप्शन डी सी है कहीं ठोर ठिकाना ना होना, ऑप्शन डी है बीमार होना। तो इसका सही उत्तर होता है कि कहीं ठोर ठिकाना नहीं होना। धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का जो होता है ना, उसका अर्थ ये होता है कि देखिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, ना आप घर के हैं ना बाहर वालों के हैं, यानी आपका कोई ठोरे ठिकाना नहीं है कि आप कहाँ के हैं। तो यही इसका, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न पे। दाल भात में मुसलचन, ये एक कहावत है, इसका सही उत्तर क्या होगा या अर्थ क्या होगा। दाल भात में मुसलचन ये जो कहावत है इसका सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए है अतिथि का आना, ऑप्शन बी है बिना
मतलब का दखल देना, ऑप्शन सी है दाल भात में चटनी, ऑप्शन डी है स्वादिष्ट भोजन। तो इसमें देखिए दाल भात देख के ये नहीं बोलिएगा दाल भात में चटनी होगा, दाल स्वादिष्ट भोजन होगा, वो नहीं कीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा कि दाल भात में मुसलचन, यानी कि आपको मान लीजिए कोई व्यक्ति दो है और वो अपने आपस में बात कर रहा है और आप बेवजह, वो नहीं चाह रहा है कि आप उसमें दखल दीजिए और फिर भी आप कुछ से कुछ अपने मन से बोले जा रहे हैं, तो इसी को बोला जाता है बिना मतलब का दखल देने वाला व्यक्ति को दाल भात में मुसलचन बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले प्रश्न को देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? यानी चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, अपराधी स्वतः आशंकित रहता है, ऑप्शन बी है चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है, ऑप्शन सी है चोर के दाढ़ी होते हैं, ऑप्शन डी है दाढ़ी वाले चोर होते हैं। तो देखिए ये तीन ऑप्शन देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है तो ये तो वही चीज़ जो ऊपर है वही चीज़ ये बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए, सी नंबर देखिए, चोर की दाढ़ी होता है तो चोर की ही नहीं सबकी होती है दाढ़ी, दाढ़ी तो सबका होता है, दाढ़ी वाले चोर होते हैं, यानी कि सब जिसको जिसको दाढ़ी होता है वो सब चोर होता है क्या? ऐसा भी नहीं होता है। तो इसमें सही उत्तर तो आप ऐसे ही अनुमान से निकाल दीजिएगा देख के ही ऑप्शन को। तो ए नंबर ऑप्शन होगा, अपराधी स्वतः आशंकित होता है, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा सही। अब आ जाइए अगले प्रश्न को, आँख खुलना, यानी कि आँख खुल जाए आदमी का, तो इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है ए होश आना, ऑप्शन बी है नींद टूटना, ऑप्शन सी है बहुत क्रोध करना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आँख खुलना, यानी कि मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई जिससे आपको ये अनुमान हो गया कि भाई देखिए ये तो हमारे साथ बहुत गंदा हुआ या किसी ने हमारे साथ बहुत गलत किया, तो ये जो आपके विचार आते हैं ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप होश में आ गए कि आपके साथ गंदा हो रहा है या गलत हो रहा है, तो इसी को बोला जाता है होश में आना, यानी आँख खुलना, इसका अर्थ यही होता है। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, माफ़ कीजिएगा 45 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम लोग, नहीं 44 ही है। हाँ, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा कहावत का क्या अर्थ है, यानी सही अर्थ क्या है इसका? तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा जो कहावत है उसका सही अर्थ आपको चुनना है। ऑप्शन 4 है आपके पास। ऑप्शन ए है नाच नहीं आना, अपना ऐब छोड़ दूसरों के ऐब को देखना, ऑप्शन सी है आंगन का कारीगर, ऑप्शन डी है नाचने का कुशल ना होना, नाचने में कुशल नहीं होने वाला व्यक्ति, या फिर नाच नहीं आना, या आंगन का कारीगर, या अपना ऐब छोड़ दूसरे के ऐब को देखना। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर होगा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का बी नंबर, यानी अपना ऐब छोड़ दूसरे के ऐब को देखने वाले को ही बोला जाता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। यानी मान लीजिए इसका अर्थ ये होता है कि आपको नाचना ही नहीं आता और बोल रहे हैं कि हम देखो ना आंगन ही टेढ़ा है, हम क्या नाचेंगे, हम तो नाचना तो जानते हैं लेकिन आंगन ही आपका टेढ़ा है। यानी कि आप अपनी गलती को नहीं देख रहे हैं लेकिन दूसरी की गलती, किसकी गलती निकाल रहे हैं, तो आंगन की गलती निकाल रहे हैं झूठ मूठ में। तो यही होता है इसका मतलब। अब आ जाइए अगले प्रश्न को देख लें हम लोग कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पोगराए, यानी भैंस खड़े पोगराए, तो इसका अर्थ क्या होता है? यानी भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़े पुगराए, इसका अर्थ क्या होता है, यही चुनना है आपको। ऑप्शन आपके पास ये है पुगराए के लिए भैंस को घास देना, ऑप्शन बी है भैंस के आगे बीन बजाना, ऑप्शन सी है भैंस की खुशी के लिए बाजा बजाना, ऑप्शन डी है मूर्ख के सामने गुण का मतलब वर्णन करना। गुना हो गया है लेकिन गुण यहाँ लिखिएगा आप, इसका सही कर देते हैं, रुकिए यहाँ पे देखिए गुण होगा, यहाँ लिख लीजिए गुण, गुण का भंडार। यानी देखिए इसका सही उत्तर होगा भैंस क्या होता है, ये तो एकदम मूर्ख होता है आप जानते ही हैं, तो उसके आगे भैंस के आगे आप बीन बजाइए या ज्ञान दीजिए उसको क्या फ़र्क पड़ता है। उसी तरह होता है कि मूर्ख के सामने आप अच्छी बात भी बोलिएगा तो उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सही, तो देखिए आज बस इतना ही, चूँकि हम जान रहे हैं कि आपका क्लास लंबा हो गया है, 40 मिनट के लगभग का क्लास हो चुका है, तो हम जानते हैं कि आप ज़रूर परेशान हो गए होंगे कि इतना लंबा, लेकिन आप 40 मिनट के क्लास में आप देखिए कि आपका 45 क्वेश्चन हमने करा दिया है। तो इतना अगर आप कर लेंगे ना तो आप निश्चिंत रहिए कि आपका एक अच्छा स्कोर भी होगा, और आपके जो भी प्रश्न बनेंगे ना, जितना भी हिंदी का होगा, 3 आपके पास देखिए ऑब्जेक्टिव का हमने सीरीज चला दिया है। ऑब्जेक्टिव 2 वो तो पहले ही था, जो देखे होंगे ठीक है, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा उसको, और या नहीं तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में हम डाल देंगे उसके ये लिंक को, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। तो सीधा मतलब ये हुआ कि इसी तरह का सीरीज अब आपके लिए आने वाला है, और उसकी तैयारी हम लोग कर चुके हैं, और धीरे धीरे एक एक करके हर एक दिन 2-2 सीरीज आपके पास रहेगा। और आज जैसे हिंदी आया तो आज ही आपके पास देखिएगा शाम तक आपके पास स्वच्छ भारत का आ जाएगा।
फिर अगले दिन हिस्ट्री, पॉलिटी, ये 2 का आएगा। इसी तरह बीएससी, एसईसी सब का ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज़ है ना पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और हर एक दिन एक एक लेक्चर ये होगा कि आपका सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। सब्जेक्टिव का भी अब इसी तरह मैराथन चलेगा। ये एक तरह से हमने इसको रखा है शॉर्ट मैराथन, यानी कि एकदम कंटिन्यूअस आपको लगे रहना है और पूरा का पूरा आपका तैयारी देखते हुए आप वीडियो के माध्यम से कर लीजिएगा और आपको एक अच्छा नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए, आज हमने प्रयास किया है अपने तरफ से। अगर आपका सकारात्मक मतलब प्रतिक्रिया रहेगी तो आपके लिए प्रयास निरंतर हमारा जारी रहेगा और तेज़ी से हम आपके लिए कार्य करेंगे। तो आप ज़रूर हमें मतलब सकारात्मक प्रतिक्रिया दीजिए कि आप, या फिर नकारात्मक जो भी हो, लेकिन आप ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये कमेंट में आप ज़रूर करेंगे। और चलिए फिर से एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।